हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने पढ़ा था पर्सनल इन्फॉर्मेशन, केस हिस्ट्री परफॉर्मा पढ़ा था ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। इसको HOPI भी बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, कि जो भी प्रेजेंट में करंटली जो भी इलनेस है, बीमारी है, उसकी हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, हिस्ट्री ऑफ पर्सनल इलनेस। आई होप कि आपको दिख रहा हो। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी फिक्स। ऊपर वाला विजन थोड़ा ब्लर हो गया है, बट नीचे ओके, नीचे सही है। चलिए ऊपर मैं पढ़ के दिखा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है HOPI में पेशेंट्स रिपोर्ट ऑफ हिज इलनेस। ठीक है, तो पेशेंट की जो रिपोर्ट होती है, जो उसकी जो मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑफ हिज इलनेस, की मेन बीमारी की ये होता है। इट शुड बी टेक precedence over the other informant's report. Patient should be asked about his version of illness. ठीक है, using the patient's own words give insight into his state of mind and how he himself views his symptoms. जो भी हम रिपोर्ट लिखते हैं कि अच्छा आपको क्या बीमारी है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा आया है तो उसके पेरेंट्स बता रहे कि इसको ये बीमारी है, इसको ये तकलीफ है। नहीं, इंस्टेड जो बच्चा है, जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है, उससे हम उसके मुँह ज़ुबानी ही उसका हम रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमको ये भी पता चले कि उसके वर्ड्स पे ध्यान देके कि उसका इंसाइट क्या है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है खुद के सिम्टम्स को लेके। ठीक है, सेकंड आता है इन्फॉर्मेंट्स रिपोर्ट। इन्फॉर्मेंट्स रिपोर्ट क्यों ज़रूरी, क्या होता है? जो उसको लेके आया, अगर बच्चा आया है, बच्चा पेशेंट है, तो उसके साथ उसके पापा आए हैं तो उसके पापा का पूरा, ठीक है, कि जो भी उसके साथ आए हैं उनका नेम, क्या रिलेशन है पेशेंट के साथ, अक्विटेंस है या कितना लंबा कांटेक्ट है, ठीक है, इन सब का जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इन्फॉर्मेंट की, वो सारी लिखी जाती है इन्फॉर्मेंट रिपोर्ट में। ठीक है, अब नीचे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, देखो रिलायबिलिटी है। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या होती है? इस रेफर्स टू द लाइकलीहुड दैट सिमिलर रिजल्ट विल बी ऑब्टेन बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। ठीक है, अलग अलग ऑब्जर्वर ने जो भी ऑब्जर्व किया है, ठीक है, उसका रिजल्ट सिमिलर निकलना चाहिए। अगर सिमिलर निकला तो वो रिलायबल है। ठीक है, वो रिलायबिलिटी शो करता है। ठीक है, नीचे देखो 5 C's से होता है। ये वाइवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वाइवा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि 5 C's बताओ, 5 C's ऑफ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल या केस हिस्ट्री लेते हैं तो उसकी 5 C's क्या होते हैं पूछ सकते हैं। देखो, कॉन्टैक्ट, क्लोजनेस, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी एंड कोरोबोरेटिवनेस। ठीक है, सबके मीनिंग्स आगे लिखे हुए हैं, बहुत इजी है। कॉन्टैक्ट की पेशेंट और इन्फॉर्मेंट, जो पेशेंट है और जो इसको लाया है उसके साथ जो भी है। ठीक है, तो पेशेंट और इन्फॉर्मेंट के बीच में कॉन्टैक्ट कैसा है। ठीक है, क्लोजनेस, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। कंटिन्यूटी, अकाउंट गिवन बाय, ठीक है, इन्फॉर्मेंट जो भी अकाउंट दिया गया है, कंटिन्यूटी ऐसी है। कंसिस्टेंसी कैसी है, ठीक है, एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है उन दोनों के बीच में। एक्यूरेसी का मतलब देखो क्या होता है? इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय द इन्फॉर्मेंट एंड असेसमेंट दैट वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशियंट फॉर फॉर्मिंग अ डायग्नोसिस और नॉट। ठीक है, इसके बाद आता है, देखो हमने क्या पढ़ा, एक पेशेंट रिपोर्ट ऑफ इलनेस, इन्फॉर्मेंट रिपोर्ट। अब देखते हैं चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट मतलब अभी जैसे कह सकते हैं कि मुझे सोने की भी बीमारी है 10 साल से। ठीक है, कि मुझे नींद नहीं आती है, ये मुझे 10 साल से बीमारी है इंसोमिया की। लेकिन प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट अब ये कह सकते हो कि मुझे ना आजकल बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, मुझे आज ज़्यादा बहुत उल्टियाँ हो रही है, तो ये चीफ कंप्लेंट्स हुई। ठीक है, तो द चीफ कंप्लेंट्स ऑफर रिकॉर्ड द वर्बेटिम स्टेट। देखो, वर्बेटिम का मतलब सीधा सा है कि जैसे कोई बोलता नहीं है कि कई ऐसे मेंटल पेशेंट्स होते हैं जो उनको लगता है कि कुछ भी करेंगे तो ये मुझे मार देंगे, कोई मुझे मार देगा, ये हमेशा डर बना रहता है कि आजकल की ज़्यादा हो रहा है। तो वो चीफ कंप्लेंट्स में आ गया, जिसको हम ज़्यादा एड्रेस करेंगे। ठीक है, जिसका फोकस रहेगा करंटली, उनको क्या बोलते हैं, उन कंप्लेंट्स को क्या बोलते हैं? चीफ कंप्लेंट्स। ठीक है, ये सिम्टम्स से डिस्क्राइब होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिम्टम्स। ठीक है, एंड कंप्लेंट शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद द अर्लीस्ट कंप्लेंट फर्स्ट एंड द रिसेंट मोस्ट बिंग इन द लास्ट। ठीक है, कि जो शुरुआत से जो भी सिम्टम्स आते गए और लास्ट तक जो भी सिम्टम्स है, ठीक है, ये सारे कंप्लेंट्स लिखे जाते हैं। प्रेजेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में तो वो क्या होता है, जिनको मैंने बताया था कि इसको ये पॉपुलराइज्ड है, बहुत ही पॉपुलर है, HOPI एक्रोनियम से। इसमें क्या होता है, देखो, ये साइकाइट्री का बैकबोन माना जाता है।
ठीक है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्रोनोलॉजिकल पिक्चर होते हैं जो भी प्रेजेंट मोमेंट हो रहे हैं पेशेंट की लाइफ से, ठीक है। अब इसमें देखो 3 फैक्टर्स होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है 3 P's की वाइवा में कि 3 P's ऑफ HOPI बताओ, ठीक है। तो ये प्री डिस्पोजिंग, ठीक है, प्री डिस्पोजिंग है पर, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगी, पहले आएगा, पहले ये बाद में आएगा, अभी पहले ये पढ़ते, ठीक है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, ठीक है, वरना कंफ्यूज जाओगे। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है, ये सारे अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बचपन वाला, बचपने वाला, ठीक है। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, 3 आएंगे, तीनों में ये होगा बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। बायोलॉजिकल में देखो डिलेड माइलस्टोन्स, उसने देर से बोलना सीखा है क्या, बचपन की बात हो रही है ना, इन्फेंट की देर से बोलना सीखा है कि बहुत जल्दी बोलना सीख गया, देर से चलना सीखा है या पहले ही बहुत फास्ट, बहुत ही इंट्रोवर्टेड टाइप का बच्चा था ये, या बहुत शैतानी करता था, ठीक है। तो डिलेड माइलस्टोन हो गया। हेड इंजरी हो गई थी कोई, या फैमिली की कोई, है ना, जेनेटिक कोई भी बीमारी है या साइकेट्रिक बीमारी है, इलनेस है, ठीक है। साइकोलॉजिकल में ये होगा प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी होगा। प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी, चलो बताओ कमेंट सेक्शन में, वैसे मैं आगे बता ही दूंगी इसका मतलब, लेकिन फिर भी कमेंट में लिखो क्या होता है। सोशल देखा जाए तो बचपन में घर का माहौल कैसा था, ठीक है। अब सेकंड आता है पर्सिपिटेटिंग, ठीक है। पर्सिपिटेटिंग फैक्टर्स में देखो क्या होता है कि ये ऑन बिफोर द ऑनसेट ऑफ अ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर से जस्ट पहले जो भी एक्ट हुए हैं, जो भी साइको सोशल स्ट्रेसर्स आए हैं या फिजिकल स्ट्रेसर्स आए हैं, ठीक है। इसमें भी देखो 3 है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। बायोलॉजिकल में देखो फीवर हुआ था, एक्सीडेंट हुआ है कोई, या कोई मेजर बीमारी रही है आपको। साइकोलॉजिकल में स्ट्रेस इंटॉलरेंस, ठीक है, पुअर इम्पल्स कंट्रोल हो गया, या कोई ट्रॉमा हुआ है, जॉब गया या पार्टनर गया या ब्रेकअप हुआ, ठीक है, ये सोशली। परपेचुएटिंग फैक्टर में क्या होता है कि डिसऑर्डर मेंटेन्ड है या एग्रीवेटेड है। इसमें भी देखो 3 है, जैसे मैंने बताया, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। इसमें क्या होता है बायोलॉजिकल में कि कोई क्रॉनिक मेंटल इलनेस, क्रॉनिक मेंटल इलनेस का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे बहुत ही कोई सीरियस बीमारी है, ठीक है, जो बहुत लंबे समय से चल रही है, या वो जो पेशेंट है वो सब्सटेंस यूज़ करता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में पुअर इंसाइट, पुअर इम्पल्स कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, ज़्यादा दूर तक का सोच नहीं पाता, ठीक है, लो इंटेलिजेंस हो जाता है। सोशल में देखो वो बंद मतलब आइसोलेशन में रहने लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, ठीक है, या फैमिली में कुछ क्राइसिस हो जाता है, ठीक है। अब लिमिटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं जो किसी भी चीज़ को मतलब लिमिट करें, ठीक है। फैक्टर्स विच लिमिट द इलनेस फ्रॉम द एक्सटेंसिव प्रोग्रेस, कौन से लिमिटिंग फैक्टर से भी पता होना चाहिए। जैसे किसी पेशेंट को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन कभी कभार तो होता होगा कि उसकी कोई लिमिट होती होगी, तो उसके बात करने से, इन्फॉर्मेंट से, ये सब लेने के बाद हमें ये पता चल सकता है कि अच्छा गुस्सा ये बहुत करता है, लेकिन जब जब इसकी मम्मी इसके सामने आके इसको रोकती है तब ये रुक जाता है। तो वो एक उसका लिमिटिंग फैक्टर है कि मम्मी आएगी तो मुझे रुकना पड़ेगा, बिकॉज रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो मम्मी से डरता हो या रिस्पेक्ट करता हो, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर है वो उसका। ऐसे काफ़ी सारे हो सकते हैं, मैंने तो बहुत ईजी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। मॉडिफाइंग फैक्टर्स, फैक्टर्स विच मॉडिफाई नेचुरल और एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ इलनेस। दिस इंक्लूड फैक्टर्स सच एज यूज ऑफ सब्सटेंस बाय अ पेशेंट विथ स्किज़ोफ्रेनिया which may lead to effective coloring of illness. Use of the antidepressant causing a manic switch in patient with डिप्रेसिव इलनेस। देखो कभी कभी मॉडिफाइंग फैक्टर्स भी हो जाते हैं कि अच्छा पहले तो इसको कोई और बीमारी थी, लेकिन ये धीरे धीरे मॉडिफाई करते करते ये बीमारी ही कुछ और हो गई है, ठीक है। ये पेशेंट तो मेनिया का था, लेकिन ये पेशेंट स्विच कर गया है, अब डिप्रेसिव इलनेस हो रही है इसको, ठीक है। अब मोड ऑफ ऑनसेट 3 होते हैं, कोर्स ऑफ इलनेस 3 होते हैं, और प्रोग्रेस ऑफ इलनेस भी 3 होते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देख लो। मोड ऑफ ऑनसेट मतलब 3 टाइप के होते हैं कि जो बीमारी है वो कैसे चल रही है, ठीक है। एब्रप्ट मतलब कभी वो सिम्टम्स आते हैं कभी नहीं आते, ठीक है। या एब्रप्ट कर सकते हैं कि अचानक से आता है, ठीक है, अभी अभी आया ही है, ठीक है, लिखा ना विद इन 48 आवर्स, ठीक है। अक्यूट मतलब कि छोटे छोटे टाइम्स के लिए आता है, मतलब ये अभी जो उसको भी सिम्टम्स है, जैसे कोई पेशेंट आया, 3 पेशेंट है, पहले ने बोला कि अचानक से इसको ना ऐसे सिम्टम्स आने लग गए हैं अभी 1-2 दिन से मतलब उसका एब्रप्ट ऑनसेट है, ठीक है। दूसरा पेशेंट ने बोला कि मुझे अभी ना 2 हफ्तों से ऐसा थोड़ा थोड़ा अजीब सा फील होने लग रहा है, और मुझे सैडनेस ज़्यादा हो रही है, ठीक है, डिप्रेसिव फील हो रहा है, तो 2 वीक्स। तो उसका ऑनसेट क्या है, मोड ऑफ ऑनसेट क्या है उसके इलनेस का, उसका एक्यूट।
और कोई बोल रहा है कि मुझे तो पता नहीं बहुत महीनों से ऐसा ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, साइंस आ रहे हैं, उसका मतलब वो इंसीडियस है उसका ऑनसेट, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो पहले अब एब्रप्ट में डेलीरियम, इसमें एटीपीडी, मतलब मिनी स्किज़ोफ्रेनिया होता है इसका मतलब, ठीक है। और स्किज़ोफ्रेनिया तो सबको पता ही है, फॉल्स हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन, ये सब, ठीक है। कोर्स ऑफ इलनेस कैसा चल रहा है, ठीक है, कि मतलब जो सिम्टम्स हैं जो भी हैं, ब्रेक्स विदाउट ब्रेक से कंटिन्यूस ही वो चलता जा रहा है, कोई सुधार ही नहीं है, ठीक है। एपिसोडिक की कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग मतलब तुरंत कुछ और है और तुरंत वो हो गया, ठीक है। फ्लक्चुएट होता है ना, इससे खुश है दुखी, खुश दुखी, खुश दुखी, ठीक, खुशी हो रही है अभी दुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं फिर अभी दुखी हो रहे हैं, तो ऐसे फ्लक्चुएट जल्दी 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 होता है, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ इलनेस का मतलब क्या होता है, देखो कोई पेशेंट है आपके पास 2 महीने के बाद और उसने रिपोर्ट लिखी, उस रिपोर्ट लिखने के बाद आप क्या देखेंगे कि ये अगर इम्प्रूव, पहले से चीज़ें इम्प्रूव हो रही, मतलब पहले उसको नींद नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, लेकिन अब वो कम से कम 1-2 घंटे सो रहा है, तो मतलब इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। या अब उसको पहले बिल्कुल ही नींद नहीं आती थी, अब नींद नहीं आती, ऊपर से उसको कुछ और भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मतलब वो डिटेरियोरेटिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब समय के साथ वर्स होते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सामने लिखा ही है, पहले का डिप्रेशन, दूसरे का स्किज़ोफ्रेनिया, तीसरे का डिस्थाइमिया। स्टैटिक मतलब कि पहले उसको नींद नहीं आती थी, अभी भी नींद नहीं आती, कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, ठीक है, रिमेन सेम, नो चेंज हैपन्स, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आप ये खुद से रीड कर लेना, मैं धीरे धीरे स्लाइड कर लेती हूँ। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट, बाद में आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा रोल फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं। रोल फंक्शनिंग क्या होता है? रोल फंक्शनिंग रेफर्स टू एनी पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्विंग सर्टेन राइट, ठीक है, सर्टेन राइट्स, obligations, duties which an individual is expected, trained and indeed encouraged to perform in a social situation. This would include duties such as studies in case of a student occupation, ठीक है। बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं? सब्जेक्टिव है, ठीक है, फिनोमिना, ये बहुत ही ईजी है, देखो ये जितने भी क्लिनिकल वाले होंगे उनको खुद ही पता होगा बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि सब्जेक्टिव फिनोमिना, ठीक है। जो देखो इस पर मैं पढ़ देती हूँ, काफ़ी अच्छा लिखा है। सब्जेक्टिव फिनोमिना अप्रोप्रिएटली कंसिडर्ड विथ सम सब्जेक्टिव सिम्टोमेटोलॉजी, देखो सिम्टोमेटोलॉजी, ये तो टंग स्लिपर हो गया ठीक है। दीज इंक्लूड्स बाउल, देखो बाउल सिंड्रोम होता है, ठीक है, बाउल ब्लैडर कंट्रोल होता है, स्लीप, एपेटाइट मतलब खाना, ठीक है, वेट, लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर जो होता है, ठीक है, तो ये सब बायोलॉजिकल फंक्शंस है, ठीक है। तो ये सब नॉर्मली पता है, इंसोमनिया सबको पता है कि नहीं 3 टाइप के होते हैं। पहले इसका मतलब तो पता ही है कि डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग स्लीप और स्टेइंग एट स्लीप, ठीक है। पुअर स्लीप क्वालिटी होती है, नींद नहीं आती है, नींद बिल्कुल ही नहीं आना या अब्रप्ट आना, ठीक है, या फ्लक्चुएट होना, नींद की परेशानी को बेसिकली इंसोमिया कहते हैं। 3 टाइप के होते हैं, इनिशियल, मिडल एंड टर्मिनल। इनिशियल में क्या होता है? डिफिकल्टी इन फॉलिंग स्लीप। मिडल इंसोमिया में क्या होता है कि बीच में जगता है, अवेकनिंग इन द मिडल ऑफ द नाइट, ठीक है। और टर्मिनल इंसोमिया है मतलब इवेंचुअली फॉलिंग अस्लीप विद सम डिफिकल्टी, ठीक है। हाँ, टर्मिनल इंसोमिया में क्या होता है? वेकिंग बिफोर वंस वेकिंग टाइम एंड बीइंग अनेबल टू रिटर्न टू स्लीप, ठीक है, कि एक बार जग गए तो जग गए, फिर दोबारा सोने में दिक्कत आती है, ठीक है। अभी HOPI में देखो ABCD हैं इसके, ए से अफेक्ट, बी से बायोलॉजिकल फंक्शंस, तीसरा है C कंप्लेंट्स इन बिहेवियर एंड डेली लिविंग एक्टिविटीज़। इन 4 पे हमको ध्यान देना है अगर हम HOPI को समराइज करें किसी के, अगर हमको प्रेजेंट इलनेस निकालनी है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस निकालनी है किसी की, तो हमको उसके ABCD पे ध्यान देना है। ABCD मतलब उसके अफेक्ट पे क्या अफेक्ट कर रहा है, बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या उसके सही है कि नहीं, कंप्लेंट्स इन बिहेवियर में क्या कंप्लेंट्स, और डेली लिविंग एक्टिविटीज़ पे उसको ध्यान देना है, ठीक है। ट्रीटमेंट हिस्ट्री देखो, ट्रीटमेंट से एक होता है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा कंप्लायंस का मतलब यही होता है कि जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट आया, डॉक्टर ने पूछा कि दवाई ले रहे हो, मतलब उस कंप्लायंस का सीधा सा मतलब है कि जो पेशेंट है उसने बोला कि हाँ आपने जो दवाई दी थी मैं ये दवाई ले रहा हूँ, मतलब ये कंप्लायंस है, मैं कर रहा हूँ। कंप्लायंस ऐसे सामने लिख सकते हैं कि ठीक है इसको दवाई लिखी थी और ये ले रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसमें डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं रहता है,
ठीक है, कंप्लायंस रिक्वायर्ड कॉम्प्रिहेंशन बाय द पेशेंट एंड द कम्युनिकेशन इज द की फॉर अवॉइडिंग नॉन कंप्लायंस। ठीक है, अब उल्टा है या देखो अडहेरेंस में क्या होता है कि डॉक्टर को बार बार पूछना पड़ता है, दवाई ली, ये दी थी, क्यों नहीं ली, ठीक है, उनको साथ साथ करना पड़ता है, ठीक है, फोकस करना पड़ता है। पहले में डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है, उतना। सेकंड वाले में उसकी जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी है कि वो पूछे बार बार पेशेंट से कि आपने दवाई ली, नहीं ली तो क्यों नहीं ली, ली तो बहुत अच्छा, ठीक है, आगे करो। ठीक है, टू एम्फसिस that the patient is free to decide whether to adhere to the doctor's recommendation, and failure to do so should not be a reason to blame the patient. This definition thus emphasizes on the need for agreement between patient and the prescriber. ठीक है, so that is all about HOPI. so ये था हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। देखो आप ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, थोड़ा सा आप एक बार बस इसको रीड कर लो, क्या क्या पॉइंट्स हैं वो लिख लो, और बस एक चीज़ याद रखो, बहुत ईजी है, एग्जाम्पल से पढ़ोगे तो बहुत ईजी और लगेगा, ठीक है। और बस एक चीज़ ध्यान रखो, टू समराइज HOPI, हमें किसी की भी अगर प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट निकालनी है तो हमें किस पे ध्यान देना होगा, उसके ABCD पे, अफेक्ट, बायोलॉजिकल फंक्शंस, कंप्लेंट्स एंड बिहेवियर एंड डेली लिविंग एक्टिविटीज़। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ओके, सो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो। और पहला लेक्चर आ चुका है, देख लेना, केस हिस्ट्री परफॉर्मा, एंड सेकंड ये आया है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ठीक है, और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।